भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। चिंताएं बहुत सारी हैं, अस्पताल की और स्वास्थ्य की चिंताओं से जुड़े तमाम और चिंताएं हैं। घर गृहस्थी रोजी रोटी ये भी एक समस्याओं पर है और बहुत चिंता का विषय है। कई बार ऐसा होता है, लगभग रोज मैं तो कहूं कि फोन आते हैं कि सर मेरे बात कब रखेंगे, कब मेरी बात शुरू करेंगे। सिर्फ अस्पताल, कोविड और उसी पर क्या उसके ऊपर बात नहीं करेंगे जो हमारी रोजी रोटी को लेकर सवाल है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे युवा जो हैं रोज ये कॉल करते हैं कि मेरी बात कब रखेंगे आप, चाहे कोई एग्जाम हो, किसी एग्जाम के सिलसिले में हो। जरूर मैं उनसे कहना चाहता हूं और आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर से बात होगी उनकी और बात की जाएगी। लेकिन जो आज चिंता है उस चिंता में उनकी चिंता समाहित है और हम सब की चिंता समाहित है। बात करें विपक्ष की तो विपक्ष कहता है कि 2020 और 21 4 दशकों में यानी पिछले 40 सालों में अर्थव्यवस्था का सबसे काला साल रहा है। पिछले 4 दशक में 2020 और 21 सबसे काला साल रहा है। और अगर हम बात करें इसको बाकी चीजों से जोड़ लें तो आप कहेंगे 100 साल में भी ऐसी परेशानी भी तो नहीं आई थी प्रतीक जी। निश्चित तौर से, लेकिन हम कहां खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, इसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। 79-80 में 79-80 के बाद पहली बार सालाना विकास दर नकारात्मक हुई। सरकार ने को हमने सुझाव दिए लेकिन सरकार ने इस बात को सुना अनसुना कर दिया। वी शेप रिकवरी, इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, अर्थव्यवस्था को जो समझते हैं, तो वी शेप रिकवरी की बात सरकार करती रही। लेकिन स्थितियां जो है इस समय वो कहते हैं 97% जो परिवार हैं उनकी कमाई जो है घट गई है। महंगाई के ऊपर जरूर कुछ बात लोगों ने कही है, मैं उसको भी जरूर रखूंगा। लेकिन 97% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनकी कमाई कम हो गई है। और ये कहा गया कि ये रोजगार पर कोरोना का जो है साइड इफेक्ट है। अच्छी नौकरी, यानी अच्छी नौकरी से मतलब है कि जो 97% लोग कहते हैं कि कमाई घट गई है, बहुतों की नौकरी जो चली गई है, उनको रिकवरी में मोड में आने में यानी नौकरी मिलने में दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें आसान सी नहीं हैं। ये सब जान रहे हैं हम सारे लोग, जो अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत समझ भी जिनको है वो भी जान रहे हैं कि क्या है। इन तमाम सारी मुश्किलों के बीच में हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो इसी संदर्भ में है कि रोजी रोटी, बेरोजगारी, ये सवाल हैं, मूलभूत सवाल हैं जिस पर हम आज अपना 1-1.25 घंटे पे बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अर्थशास्त्री रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ कराना चाहूंगा। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच विजय जी समय निकालने के लिए। मनोजीत मंडल दादा हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच मनोजीत दा। और शशांक सौरभ हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर मौजूद रहेंगे। मैं सबसे पहले आलोक शर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। और विपक्ष ये कहता है कि हमारी बातें सुनी अनसुनी की गई, सुना नहीं गया। और चिदंबरम साहब ने तो ये भी कहा कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें करेंसी छापनी चाहिए। सरकार को ये भी सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि कुछ नोबेल लॉरेट ने ये भी सुझाव दिया है, हम भी कह रहे हैं। सरकार वी शेप रिकवरी की बात करती रही, लेकिन जो 4 दशक की बात उन्होंने कही है कि सबसे काला अध्याय है जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई केवल ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। जरूर कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई है उसमें बहुत बुरी हालत होने में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, शुरुआत से आप देखिए, पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 2-2 मिनिस्ट्री, 3-3 मिनिस्ट्री एक ही व्यक्ति के पास रही। उसके बाद आनन फानन में नोटबंदी की गई। हम बार बार कह रहे थे कि नोटबंदी के नकारात्मक परिणाम आएंगे, 2 से 3 डिग्री परसेंटेज जो है वो जीडीपी का गिरेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर तमाम अर्थशास्त्रियों ने चेताया उसके लिए। मैं समझता हूं कि वहीं से कहीं ना कहीं नींव रही। उसके बाद गलत जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि लास्ट ईयर का राज्यों का हमने जीएसटी का जो पैसा है अभी तक नहीं दिया है, अभी तक रिलीज नहीं किया है। अभी इस साल का तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है तमाम चीजें आई और उसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत रही
जो इकोनॉमी के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट हुआ, आप देखिए किस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैट अप इंडिया, लेट अप इंडिया, कितने प्रोग्राम चले और उनका क्या हर्ष हुआ। पिछले 6 महीने में किसी बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से मैंने जनधन अकाउंट, मुद्रा लोन और इन चीजों के बारे में कहीं नहीं सुना। ना बिहार के चुनाव में, ना वेस्ट बंगाल के चुनाव में, कहीं नहीं सुना। जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, आज केवल आंकड़े आप कोरोना से पहले के कह रहा हूं प्रतीक भाई, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, अगर 4 जगह के आप रिक्रूटमेंट देख लें पिछले 7 साल की, तो लगभग 60% की गिरावट है। कोरोना से पहले भी 45 साल का बेरोजगारी दर हाईएस्ट था। मुझे वी शेप इकोनॉमी लेकर आएंगे, आप यू शेप लेकर आएंगे, मुझे लगता है आलोक शर्मा चीजें खत्म होनी आलोक चाहिए। जी, बिल्कुल आलोक जी, मैं बिल्कुल संजू आऊंगा, संजू वर्मा, मैं बिल्कुल आऊंगा, एक मिनट आऊंगा संजू वर्मा जो वेट हाँ आलोक, पूरी बात आलोक कहिए, पूरी बात कहिए। सीएमआई के जो आंकड़े आ रहे हैं और कल जो सरकार की पूरी रिपोर्ट आई है, उसको देखने के बाद मैं कहूंगा सकारात्मक सोचकर सरकार को बड़ी कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि इस वित्त वर्ष के मात्र 2 महीने गए हैं, 10 महीने हमारे पास बड़े स्टेप लेने चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर आरबीआई से इस सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए निकाला। आलोक जी आपने राइट, आलोक जी आंकड़े जरूर हैं, अर्थशास्त्री जरूर बताएंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं। आप एक ट्वीट है कांग्रेस का, वो कहती है वन रीजन फॉर इंडियन इकोनॉमी ट्रबल वन मैन हाई हेडेडनेस, यानी अहंकार है एक व्यक्ति का, या कह लें इसका जो भी ट्रांसलेशन आप करना चाहें व्यक्ति का। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो फिर इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? मैं बिल्कुल ये सीधा सा सवाल है, आलोक अगर इसका जवाब दें तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, बिल्कुल इकोनॉमी की बात हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसानों की बात हो, सवाल विपक्ष को नहीं पूछना चाहिए। भारत पाकिस्तान की बात हो तब तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, और चीन घुस के बैठ जाए तब भी नहीं पूछना चाहिए। ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, और इंजेक्शन सरकार एक्सपोर्ट करती रहे तब भी विपक्ष को चुपचाप बैठना चाहिए। ये मोदी साहब थे, उनका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है मुझे, भाइयों बहनों मित्रों रुपया आईसीयू में पहुंच गया है। वो क्या था? विपक्ष का काम है और सही सवाल पूछा गया है, ये ड्रामा है आपका, उसका ड्रामा कर रहे हैं अब आप ड्रामा कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप ड्रामा कर रहे हैं। नहीं है क्या? मेरी सवाल पूछ रहा हूं मैं। नहीं, क्या ये मेरी स्टेटमेंट है? पूरा सुनिएगा। नहीं, मैं तो ड्रामा भी समझता हूं आलोक जी, मैं समझता हूं, बाकी लोगों को तो ना मालूम हो, लेकिन मैं ड्रामा भी जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, मैं अच्छा जानता हूं। तो लेकिन मैं सवाल पूछूंगा जरूर आपसे। मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा था, मैं समझता हूं ड्रामा क्या, लेकिन हाँ संजू वर्मा अर्थव्यवस्था पर विपक्ष सवाल बिल्कुल दिया जवाब आपने, और बिल्कुल, और अगर आप सवाल नहीं, और क्या, बिल्कुल, और आलोक नहीं पूछेंगे या कांग्रेस नहीं सवाल पूछेगी तो कौन? पाकिस्तान पूछेगा? हमें पूछने का हक है, और बिल्कुल मैंने कहा, इसलिए मैंने डिबेट ओपन इसलिए की आपसे। संजू वर्मा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है, और इसके बाद वो सीधा इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने तो उनसे यही पूछा था कि राजनीति क्यों, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से जवाब दिया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो निश्चित तौर से बेहद गंभीर हैं, बेरोजगारी दर को लेकर, और 97% लोगों की आमदनी घटी है, ये, और ये सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, पूछे जाने चाहिए। प्रतीक जी, पहली बात तो मुझे अच्छा लगा कि आप इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को लेकर एक डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे मैंने आलोक शर्मा जी की बातें सुनी, आई एम श्योर वो भी बिना इंटरप्ट किए मेरी बातें सुनेंगे और मेरा जवाब सुनेंगे। पहली बात तो ये, हाँ, जीडीपी ग्रोथ में एक घाटा हुआ है 7.3% का पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। पर जो अहम बात यह है कि क्या सिर्फ इंडिया एक आइसोलेटेड केस है? नहीं, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, जापान हो, ब्राजील हो, कोई भी मेजर नेशन हो, डेवलप्ड या डेवलपिंग, हर जगह पिछले 1 साल में जीडीपी में कटौती हुई। दूसरा सवाल, तो आखिर वी शेप रिकवरी की बात सरकार क्यों कर रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। प्रतीक जी, वो तो कह रहे हैं कि साल भर का, संजू जी उन्होंने कहा, आलोक जी ने बोला कि साल भर की बात नहीं है, ये तो उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों का परिणाम है। उन्होंने तो सीधा सवाल कहा, मैंने ध्यान से, अगर बिल्कुल ध्यान से मैंने सुना आलोक जी को, आलोक जी ने कहा कि सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों की बात है। प्रतीक जी, मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं,
आलोक जी को आपने बिल्कुल टोका नहीं। ये क्या तरीका है कि मैं बोलने लगती हूँ और आप बीच में टपक पड़ते हैं। लेट मी फिनिश, फिर आपको जो बोलना है आप बोलिए। मैंने भाजपा मैं बिल्कुल बोलूंगा, मेरा बोलने का हक है। संजू वर्मा अहंकार नहीं, बिल्कुल बोलने का हक है मुझे। और मैं जहां आप सवाल को सीधा जवाब नहीं देंगे, चाहे आलोक वर्मा का ड्रामा हो और संजू वर्मा का दाएं बाएं का खेल हो सड़क का, मैं बिल्कुल टोकूंगा। संजू वर्मा, ना प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ बेट, आपको टोकने का हक है, पर प्रॉब्लम यह है कि आप जो एंकर्स हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कांग्रेस को आपने खुली छूट देकर रखी है गाली गलौज करने की। भाजपा प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं तो आप लोग बौखला जाते हैं। इतना बौखलाइए मत प्रतीक त्रिवेदी जी, हिम्मत है तो मेरा जवाब सुनिए, और जवाब अभी दे रही हूँ आपको। मैं पहले इस साल की बात करूंगी, फिर सारे पिछले 40-50 सालों की भी बात पर आ जाऊंगी। पहली बात ये, वी शेप रिकवरी की बात की गई, तो मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप मार्च 2021 के आंकड़े देखें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहा है 22.4% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। इलेक्ट्रिसिटी का जंप मार्च 2021 में आया है 6.5% ईयर ऑन ईयर। बट सबसे ज्यादा तेज गति से जो बढ़ोतरी हुई है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25.8% ईयर ऑन ईयर मार्च 2021 में। और प्रतीक जी, फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर कल आए, आपने देखा होगा कि विपक्ष जो गिरावट आई है 7.3%, उस पर तो बहुत भाषण दे रही है। किसी के कांग्रेस नेता के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि भाई हम बहुत खुश हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले क्वार्टर आपको पता है कितनी आई है? 6.9%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ कितनी आई है आपको पता है? 14.5%। पर कांग्रेस का तो ये हाल है कि भाई ना हम खुद काम करेंगे ना दूसरों को काम करने देंगे। मुझे बात बताइए प्रतीक जी, अभी मैं आती हूँ पिछले 40-50 सालों के ऊपर। आपको याद होगा 1991 हमको 47 मिलियन टन अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। पता है कितना अमाउंट रेज करने के लिए? सिर्फ $400 मिलियन। और आज नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के चलते आपको पता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 590 बिलियन डॉलर। पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। क्यों? पिछले एक साल में ही हमने 82 बिलियन डॉलर का इनफ्लो देखा है। तो जो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के तहत इकोनॉमी का विध्वंस हो चुका है, तो मुझे बताइए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते इतना पैसा क्यों भारत में डाल रहे हैं? इसका जवाब है आलोक शर्मा के पास। मुझे ये बताइए कि ये लोग यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, पर हर कोई ये मानता है कि 50% इकोनॉमी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रतीक जी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो ये किसी ने नहीं कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.6% रही है डिस्पाइट जीडीपी फॉलिंग बाय 7.3%। राइट, आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप जवाब देंगे प्रतीक जी। 10 सेकंड जी, बिल्कुल बताएंगे। मैं संजू वर्मा आ जाऊंगा आपके पास। संजू वर्मा मैं आ जाऊंगा बिल्कुल। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। शो में आने से प्रतीक जी, आपके शो में आने से पहले मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस बार जो रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई है, आपको पता है हमारा गेहूं का प्रोक्योरमेंट कितना है? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे ज्यादा, कभी भी 300 मिलियन टन पार नहीं किया गेहूं का प्रोक्योरमेंट। इस रबी सीजन में गेहूं प्रोक्योरमेंट है 305 मिलियन टन, और जो राइस प्रोक्योरमेंट, पैडी प्रोक्योरमेंट, वो भी पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा 487 मिलियन टन। तो कांग्रेस को यह बता दूं, पहले अपने राहुल गांधी को पूछ लीजिए, ट्विटर पर बैठकर खाली अनाप शनाप बयानबाजी देते हैं। जीडीपी और जीएनपी का अंतर भी मालूम है आपके राहुल गांधी को? मैं उत्तर दूं प्रतीक भाई? अब जरा मुझे लगता है कि आलोक जी बिल्कुल जवाब दीजिएगा, ऑफकोर्स जवाब दीजिएगा, जवाब बिल्कुल तुरंत जवाब दीजिएगा, कोई सी बात नहीं। मैं थोड़ा सा डिबेट खोल देता हूँ। आलोक जी आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, यू विल गेट चांस, यू विल गेट चांस। केवल 10 सेकंड। अच्छा चलिए दे दीजिए, चलिए ऑफ कोर्स आई विल गिव समय रहेगा। चलिए आलोक शर्मा, बीजेपी की प्रवक्ता महोदय से कहूंगा कि कल एक 9-10 पेज का एक सरकार का डॉक्यूमेंट आया है, उसको अगर पढ़ाते
तो शायद इस भाषा में बात नहीं करते। अब आप डिबेट को खोल सकते हैं, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। आपके साथ उसी भाषा में बात करूंगी जिस भाषा में आप बात करते हैं। आप यदि विनम्रता से बात नहीं करेंगे, आपको मैं आप ही की भाषा में जवाब दूंगी। ये बात प्रतीक जी, आप अपनी डिबेट को क्यों करवा रहे हैं? आप इनको रोकिए ना। हमने कौन सी विनम्रता की बात करती है? दिन रात नरेंद्र मोदी जी कौन को गालियां देते हैं और आप गजब है भाई, भाषण देते हैं भाषा के ऊपर। इसी अहंकार की वजह से अर्थव्यवस्था का भत्ता बैठा है। दिन रात आपके प्रवक्ता गाली गलौज करते हैं नरेंद्र मोदी। कौन गाली गलौज कर रहा है? वो पूरा न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे होंगे कौन किस भाषा में बोल रहा है। भाषण दे रहे हो, आपके भाषण की जरूरत नहीं है। कौन किस भाषा में बात कर रहा है ये न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे होंगे। कांग्रेस हार चुकी है, पहले चुनाव जीतना सीखिए, बाद में भाषणबाजी कीजिए टीवी चैनल पर। मुझे लगता नहीं क्या इतने इम्पोर्टेंट विषय पे भी ऐसी बातें हो रही हैं, मुझे समझ से परे। शशांक सौरभ, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत करता हूं। डिबेट को आगे खोलता हूं। मैं टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ मनोजीत मंडल साहब मौजूद हैं। ओपनिंग रिमार्क आपका, एंड देन मैं अर्थशास्त्रियों के मूव करता हूं। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है कांग्रेस का जो मित्र है उन्होंने एक तो अच्छी तरह से इतिहास को रख दिया हमारे सामने। ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ चलती है भाषण में, कभी कभी खेल में और कभी कभी रोने में। यही होते आ रहे हैं। 2016 में पहले नोटबंदी, आप देखिए वही से ये जो डाउन टर्न शुरू हुआ है वो मेरे मित्रों ने अच्छी तरह से बात कर लिया है। और आप अगर देखोगे पिछले 4-5 सालों में 2016 के बाद लगातार आप इसको टोकने का मत लीजिएगा। मनोजीत दा इसको टोकने में मत लीजिएगा। मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं आपको टाइम दे दूंगा दादा, मैं आपको बिल्कुल टाइम दे दूंगा। मैं टोक नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं 2016 का कोट कर रहे हैं आप, 2016 का कोट कर रहे हैं और जनता इस बात को जानती है अच्छी तरह से। उसने 2016 के बाद हम 2021 में बैठे हैं। बिल्कुल इसके बीच में कितने चुनाव हुए हैं, कितनी बार फैसला हुआ है और कितनी बार सरकार को दोबारा फिर से चुन के आई है। तो आप अगर बार बार उस चीज को कोट कर रहे हैं तो कोई आधार के हिसाब से बात करें तो बेहतर होगा। प्रतीक जी, आप बोले। आधार से बात करूंगा। आप चुनाव के साथ इकोनॉमिक्स को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको और हम सबको पता है 2019 में जो चुनाव हुए थे वो किस आधार पे हुआ था? सिर्फ 1-2 ही आधार पे। उनका जो वर्जन ऑफ नेशनलिज्म, बालाकोट, पुलवामा, और किसी के आधार पर नहीं हुआ। जो रियल इश्यूज तब भी थे प्रतीक जी, और हमारे नाकामी में थी। बिल्कुल ऑपोजिशन, हम एकजुट हो नहीं पाए, हमारे पास कोई पुख्ता लीडर नहीं, ये हम बात जानते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है प्रतीक जी कि 2019 में भी ये महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह का क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस ये हम बात कर चुके हैं। आपका आंकड़े देख लीजिए 2019 से पहले, इसके बारे में भी आप बात किए हो, आप जो भी सर्वे किए हो इसके बारे में भी किए हो। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कभी कभी ये देश में लोगों को गुमराह किया जाता है, कुछ देर के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, भाषण दे के। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बड़ा भाषक तो कोई नहीं है इस देश में। हम सब जानते हैं जो नेगेटिव पॉइंट है वो किस तरह से अपने खिलाफ पॉजिटिव बना देते हैं भाषण देके, हम सब जानते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है, हमको सीखना चाहिए कैसे भाषण देके, कभी कभी मोर को खिला के और कभी कभी रो के लोगों को अपने तरफ खींचना। ये एक आर्ट है, इसको पॉलिटिक्स में इस तरह का आर्ट होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं द रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी, रियल वर्ल्ड, वास्तव क्या है। लोग मर रहे हैं सड़क पर, ये सिर्फ कोरोना के खिलाफ नहीं है, कोरोना के वजह नहीं है, उससे पहले शुरू हो गया है। आप देखिए वो जो डाउन टर्न और 45 इयर्स के बाद आते हैं, सबसे ज्यादा डाउन टर्न हुए पिछले 4-5 सालों में। और ये भी सच है प्रतीक जी, आप देखिए, अरे मैडम जी आपने तो दिखा दिया, बर्तन में बात कर लूं, इतना सारा अहंकार अच्छा नहीं है। आप शासक हो, अरे देखिए आप शासक हो, आप सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी हो, थोड़ा तो धीरज रखिए मैडम। ये डेमोक्रेसी है, हमको बोलने की इजाजत है, सबको बोलने। अरे मैडम जी आप क्यों गुस्सा, आपको तो मैं अच्छी तरह से बात, आपको प्रेज किया ना, आपका प्राइम मिनिस्टर को, हमारा प्राइम मिनिस्टर को प्रेज किया
किस तरह के लोगों को भाषण देके गुमराह करते हैं। आर्ट है पॉलिटिक्स में, होनी चाहिए जो रियल इश्यूज है, महंगाई है। अरे मैडम जी, अरे रुकिए, सरसों का तेल मैडम जी 200 रुपया लीटर, पेट्रोल 100 रुपीज, ये आप लोगों का। अरे मैडम जी, नहीं आपको शोभा नहीं देते हैं मैडम जी। ममता बनर्जी को जनता ने चुन ली मैडम जी। आप हजम करो, बात हजम करो, तेल मत खाओ, सरसों के तेल मत कम खाओ, सरसों के तेल मत कम खाओ, हजम करो, ये बात हजम करो मैडम जी, हजम करो और हजम करो। संजू वर्मा जी जवाब दीजिएगा, संजू वर्मा जी जवाब दीजिएगा। अभी खत्म कर दूं मैडम जी, इस तरह का बर्ताव अच्छे नहीं है। आपको हम देख रहे हैं हर चैनल में जाकर आप इस तरह से बात क्यों करते हो? ये किस तरह से फिर भी आ गया? Again you have coming. What is this मैडम? ये क्या है? ये क्या है? आप तो डिफेंड करने वाले हो, शासक हो आप, थोड़ा तो धीरज रखिए ना। 15 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। ठीक है दादा, ठीक है दादा, यही है राइट दादा। मनोजीत दा, इसे कहते हैं मनोजीत दा, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमी, मनोजीत दा, ठीक है, अर्थनीति सिर्फ डाटा में नहीं चलते हैं, मनोजीत दा, ठीक है, लोगों को सुनने में। आप लोगों को सुनते नहीं हो इस देश में इकोनॉमी। ठीक है दादा, मनोजीत दा, ठीक है, मनोजीत दा, ठीक है, मनोजीत दा, ठीक है, आप टेकिंग योर पॉइंट, मनोजीत दा, आप टेकिंग योर पॉइंट। 10 सेकंड खत्म कर जी, सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा। इस देश में अर्थशास्त्र में 2 नोबेल लॉरिएट है और दोनों ही बंगाल से है। एक बार भी उनका सलाह आप नहीं लेते हो, यही आपका अहंकार है। नोबेल लॉरिएट, 2 नोबेल लॉरिएट्स इन दिस कंट्री फ्रॉम बंगाल, आप लोग कभी उनसे बात नहीं करते, हटाते हो। ठीक है, मैं जवाब दूं? राइट सर, टेकन योर, मनोजीत दा, आई हैव टेकन योर पॉइंट, I have taken your point. No, Sanju Verma, you have to wait now. You have to wait. विजय सरदाना जी डिबेट में लाना चाहता हूं। सवाल कुछ उठाए आलोक शर्मा जी ने, संजू वर्मा जी ने जवाब दिया, लेकिन आलोक जी ने कुछ सवाल उठाए और ये सवाल जो सर्वे में आए हैं उसमें कहा कि 97% लोग माने कि आमदनी घटी है। लोगों को लगा उनका जो रोजगार गया है वो आने में, रिकवरी के मोड में आने में समय लगेगा। हालांकि ये कहा गया कि जो बीच का विंडो था, जब फर्स्ट वेव से सेकंड वेव के बीच में, जहां रिकवरी काफी अच्छी दिख रही थी, लेकिन जो सेकंड वेव आई उसने और सब तहस नहस कर दिया। तो अब जो स्थिति है, उस स्थिति में आने वाले समय में रोजगार को लेकर, बेरोजगारी का जो डर है उसको, और एक जो बड़ा मूलभूत सवाल है, हालांकि संजू वर्मा जी ने रखा फूड ग्रेन्स को लेकर, और वो स्टेबिलिटी दिख रही है जिसका जरूर मार्केट पे रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो डर है लोगों को कि वो बेरोजगारी का जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जाएगा। सदाना जी। देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं आप लोग। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, और सबसे बड़ा जो चुनौती एम्प्लॉयमेंट है उस पे हमें क्या करना होगा, मैं उस पे अपनी बात रखूं। देखिए अभी बात हुई थी कि भाई इस समय जीडीपी बहुत कम हो गया, बिल्कुल सही है। देखिए जब आप लॉकडाउन की बात करेंगे, अगर आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, महामारी होगी, दुकानें बंद होगी, फैक्ट्री आप जा नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम है, इस समय में ये बहस करना कि साहब देखिए जीडीपी कम हो गया, मुझे लगता है ये बेमानी है। हमें हकीकत को पहचानना चाहिए। और रही बात हिंदुस्तान के जीडीपी की, मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े भी रख देता हूं। पिछले 30 साल में एवरेज जीडीपी अगर हम माने तो वो थी 6.8%। उसमें 12 साल जो जीडीपी थी वो 6.8 से कम थी, एवरेज से भी कम थी। उसमें से 9 साल कांग्रेस के थे, 3 साल बीजेपी के थे। तो ये कहना कि साहब कांग्रेस में कभी जीडीपी में प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ बीजेपी ने किया, हकीकत कुछ और है। इसीलिए हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा, इसीलिए हमें गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि हालत खराब थी। हकीकत हमारे सामने। दूसरे पैरामीटर पे आते हैं जो आम आदमी को चोट करता है, वो है इन्फ्लेशन। देखिए एवरेज इस देश की अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो वो करीब 6% मानी जाती है, जिससे आम आदमी को दर्द होता है। 2006 से लेकर 2014 तक पिछले 30 साल में इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रही, और ये उसके बाद और उससे पहले इन्फ्लेशन 6% से कम थी। 2006 से 2014
कौन सी सरकार थी? ये आंकड़े आपके सामने, हकीकत आपके सामने है, इसमें बहस की मुद्दा ही नहीं है। अब बात आते हैं इस देश में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है। 2000 के अंदर हिंदुस्तान में जो आबादी थी वो 355 पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जो इस समय बढ़ के 455 पर स्क्वायर किलोमीटर आ गई। मतलब कि पिछले 20 साल में 100 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा बढ़ गए। अब ये निश्चित रूप से चिंता की बात है कि इनके लिए जॉब क्रिएशन कैसे होगा। और यही जरूरी है कि जिस तरह से हमारी पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी अब वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आपकी आबादी और पॉपुलेशन डेंसिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है वो उसको एंगेज नहीं कर सकती। आपको नए रास्ते ढूंढने होंगे, रीस्किलिंग करना होगा, आपको रूरल इकोनॉमी पे ध्यान देना होगा, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करके गांव के लेवल पे छोटे एमएसएमई को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपको रीस्किलिंग चाहिए। पुरानी स्किल्स आपके काम नहीं आएंगी। एक सवाल और उठाया गया। राइट सर, आई टेकन योर पॉइंट। राइट सर, मैं आपको दूसरे वाले पॉइंट पे मैं बिल्कुल आना चाहूंगा। अभी मैं बिल्कुल आलोक जी मैं आपको दूंगा। मैं सदाना जी कोई दूसरा पॉइंट भी कहना चाहते हैं सर, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं ब्रेक पर चला जाता हूं। आपको सही वर्मा में आता हूं सर, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, अभी बात करी थी कि सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया है। सर, किसान को सरसों के बीज का भी तो आज की तारीख में 71 रुपए किलो मिल रहा है, जो पिछले साल में 42 रुपए था। अगर किसान को आप चाहते हैं कि ज्यादा पैसे मिले तो कंज्यूमर को तो तेल के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अभी आपको सोचना है कि कितना आप किसान को देना चाहते हैं, क्योंकि उन तिलों में से ही तो तेल निकलेगा। अगर वही तेल आपके महंगे हो गए, सीड आपके महंगे हो गए, उस एक 70 रुपए के बीज में 35% तेल होता है। आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन कर लीजिए कि तेल का भाव क्या होना चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि किसान को 70 रुपए नहीं मिला तो ये बीज का पैसा किस बिचौलिए ने रखा, उसी को तो बचाने के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो। तो ये आपको सोचना है कि तेल का रेट कम करना है तो क्या एमएसपी कम करें या बिचौलिया कम करें, ये आप बता दीजिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट जगह लाके आपने डिबेट को खड़ा किया है। मैं एक छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद मैं आता हूं और शशांक मैं आपके पास फिर मूव करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। लेकिन सवाल वो ये है कि जो लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान है या जिनको लगता है कि आने वाला समय, और जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि 12% तक बेरोजगारी की दर पहुंच सकती है। एक डरावना आंकड़ा है। इस पर हम बात करेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आ गए। फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने हुए उनका मैं एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, मनोजीत मंडल हमारे साथ मौजूद है, शशांक सौरभ हमारे साथ मौजूद है। संजू वर्मा आपको वेट करना पड़ेगा, एक पैनलिस्ट अभी बाकी है, उसके बाद मैं आऊंगा। शशांक जी, एक प्रतिक्रिया आई है वो मैं रख देता हूं। गांव दिल्ली के देहात के पास के ही हैं शहरावत साहब, वो कह रहे हैं आंकड़े भयावह हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से कुछ मीडिया का कुछ तबका जो है वो ये भयावह स्थिति ही बयां करता है। शहरावत साहब, आपकी टिप्पणियां जो हैं और जो आपका बात है वो सिर माथे, थैंक यू सो मच। लेकिन शशांक जी, एक विपक्ष की टिप्पणी है, उसने कहा कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए जो सरकार है उसका कुप्रबंधन जिम्मेदार है। महामारी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कुप्रबंधन जो है यानी मिसमैनेजमेंट वो जिम्मेदार है इस पूरे बेरोजगारी की दर को ले लें या अर्थव्यवस्था की डावाडोल स्थिति को ले लें या 4 दशक के इस ब्लैक पीरियड की बात करें जिसके लिए विपक्ष बार बार कह रहा है। शशांक जी, प्रतीक जी मुझे 1.5 से 2 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। ये हर कोई जानता है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ा है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी अमेरिका हो या इटली हो, हर जगह पे बेरोजगारी बढ़ी है, हर जगह जीडीपी गिरी है। मैं विपक्ष से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस यूएस में, उसमें भारत बिल्कुल अछूता था। उस समय 2007 में हमारी विकास दर 7.6% थी, 7.6%, जो 2008 में 3% हो गई, आधे से भी कम हो गई। अगर हम उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इंपैक्टेड नहीं थे
और फिर भी हमारी विकास दर आधी हो गई, तो क्या हम मान लें कि मनमोहन सिंह जी एक नकारा प्रधानमंत्री थे? अगर विपक्ष इस बात से एग्री करता है तो ठीक है, ये डिबेट का विषय हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा रहा पहली बार। दूसरी बात आती है मेरी एम्प्लॉयमेंट पे। सीएमआई का डाटा बार बार कोट किया जा रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सीएमआई के डाटा में कंपैरेटिव पीरियड कोई भी दिखा दे, एक भी डाटा जो सीएमआई ने पब्लिश किया है उसमें एक कंपैरेटिव पीरियड का डाटा कोई दिखा दे कि यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर क्या थी, उसके बाद से मैं मान लूंगा। मेरे हिसाब से सीएमआई का डाटा अविश्वसनीय है और इसको कंपैरिजन का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पिछली सरकार में बेरोजगारी दर क्या थी वो इस डाटा में कहीं नहीं आ रहा। बेरोजगारी से संबंधित मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हाँ, रोजगार कम हुए हैं लेकिन रोजगार क्रिएट भी हुए हैं। आप पीएफ डिपार्टमेंट का डाटा जाके देखिए, नेट एडिशन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 74 लाख से ऊपर रहा। ईएसआईसी का डाटा देख लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर नए सब्सक्राइबर ऐड हुए। अगर नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही हैं तो ये नौकरियां आ कहां से रही हैं? ये क्या एलियंस हैं? ये लोग कहां से आ रहे हैं? अगर किसी न किसी कंपनी के पेरोल पे ही तो इनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। विपक्ष इस बात को हाइड कर रहा है, तथ्यों पे बात नहीं करना चाहते। अब आते हैं कि इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका है। मैं बोलना चाहता हूं कि ये देश फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है। संविधान के 7वें अनुसूची में सबकी सीमाएं बांधी गई हैं और सबकी जिम्मेदारियां भी डिफाइन की गई हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए जो इनेबलिंग फैक्टर्स हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो गया, चाहे आपका वो लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जो लेबर मैटर्स हैं वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों जिम्मेदार हैं। इस पे दोनों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जहां तक बात रही जीडीपी ग्रोथ की, तो मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। इटली में जो राहुल गांधी का ननिहाल है, वहां पे जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन करके डबल डिजिट डिक्लाइन रहा। बेरोजगारी की बेरोजगारी दर की बात करें तो ब्राजील में और इटली में बेरोजगारी दर डबल डिजिट में चली गई। यूएस में बेरोजगारी दर में 140% की वृद्धि हुई। जहां तक भारत की बात आप कर रहे हैं, तो भारत में जाकर के देखिए, मैं सेंसेक्स को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर नहीं मानता, फिर भी सेंसेक्स का जो ग्रोथ है वो एक ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, और ये ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि Q1 में जब फुल लॉकडाउन था, हमारी अर्थव्यवस्था 24% से नीचे गिरी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, हमने ग्रोथ रिकॉर्ड किया और Q4 में जाके और आलोक शर्मा जी रिकॉर्ड किया। राइट, आलोक शर्मा जी आप आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। दर्शक आपके सब ग्लोबल संजू जी आता हूं डिबेट। संजू वर्मा मैंने देख लिया, संजू वर्मा मैंने देख लिया, मैं आऊंगा आलोक जी को। आलोक जी मुझे लगता है प्रतीक भाई आज का बहुत इंपॉर्टेंट शो है और दर्शक देख रहे होंगे कि दो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है और कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। दो आंकड़े में प्रस्तुत कर देता हूं केवल, क्योंकि आंकड़ों में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। 2014 में 8.1 जीडीपी ग्रोथ रेट थी और 2019-20 में 4.2 कोरोना से पहले। तो जो यूपीए ने छोड़ी थी 2019 में, वो उससे आधी हो गई थी ऑलरेडी। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मोटी भाषा में समझते हैं हम, अगर आपको सोना गिरवी रखना था 2014 में दिक्कत थी, हमने गड़बड़ की थी, तो 2017 में क्यों रखा आपने? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी हम पूछना चाहते हैं कि अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी थी तो बैंकों का एनपीए तो फिर कम होना चाहिए था, कोरोना से पहले ही 3.5 गुना बढ़ गया। अब दूसरी बात आगे आ जाती है कि भाई अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी थी और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था तो फिर की चीजों के दाम घटने चाहिए थे, फूड प्रोडक्ट्स के। ये दलहन और तेल क्यों बढ़ गए? एक अर्थशास्त्री महोदय ने अभी एक अर्थशास्त्र समझाया बड़ा अच्छा कि साहब बीज महंगा है इसलिए वो सरसों का तेल। अर्थशास्त्री महोदय, अभी तो सरसों 1 महीने पहले तो कटी है, 1.5 महीने पहले। अभी सरसों की बुआई में तो 5 महीने, अक्टूबर और नवंबर में सरसों बोती है, क्योंकि सरसों रबी की फसल है। खैर, आप अर्थशास्त्री हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे अर्थशास्त्री दोनों जैसे बैठे हैं मोदी सरकार को ज्ञान देते रहे, लाला रामदेव के साथ साथ। मैं समझता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी सुनना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपने बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चलाई तो 3.25 लाख करोड़ आपको कानून 7 में से आरबीआई में से क्यों निकालना पड़ा? चलिए अभी बहुत अच्छी और अर्थव्यवस्था चला दी, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी पीछे क्यों चली गई? ये इसके लिए पंडित नेहरू जरूर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश था नहीं ना, इसलिए पंडित नेहरू जिम्मेदार। तीसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि साहब बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चली 4 वर्ष, अरे भाई पेट्रोल 100 के पार क्यों जा रहा है फिर? ये तो 35 पे चला जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास फॉरेक्स भरा पड़ा है, बिल्कुल बस
तो फिर ये जो डॉलर हमने 54 रुपए पर छोड़ा था, आज ये 74.5 पे क्यों है? किसी का कोई उत्तर नहीं। आप जैसे लोग जो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा देश में जाकर देखिए क्या हालत है। कल आरबीआई की रिपोर्ट है कि जो डिमांड है वो लो, अलार्मिंग लो पर है, और अगर बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चली तो ये 23 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, गरीबी रेखा से कैसे चलेगा? इसके लिए इंदिरा गांधी जरूर जिम्मेदार होंगी, एक दो चीजों के लिए राहुल गांधी जी भी जिम्मेदार होंगे। संजू वर्मा मैं आ रहा हूं, शशांक और सदानंद साहब आ रहा हूं। की बात कर रहे हैं, एक आध अर्थशास्त्र की भी बात कर लो भाई। अरे आलोक जी मैंने रोक दिया, जो बात गलत थी वो मैंने रोक दी। आलोक जी मैंने नहीं ली डिबेट में, जो बात सही है उतना ही रेफरेंस लेता हूं मैं जी। देश के लॉ मिनिस्टर कहते हैं सिनेमा हॉल में तो सब लोग भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट फुल है, तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसे तो लोग हैं, ऐसे तो मंत्री हैं। छोड़िए आगे संजू वर्मा बोलिए। सारे लोग इतना लंबा बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, थोड़ा मेरे को आने दीजिए ना रिबटल के तौर पे। ये क्या तरीका, ये लोग बोलते जा रहे हैं, आप बोलिए ना संजू। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे हैं, बोलिए। ये रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में क्यों गिर रही है, इसका उत्तर दीजिए, चिल्लाइए मत। ओके, कल की आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, आलोक पढ़ के बैठा कीजिए। मैं तभी बात करूंगी यदि आलोक जी चुप हो। नहीं, मैंने कहा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी के आंकड़े उठा लीजिए। एक मिडिल क्लास का बच्चा जाता है एसएससी का एग्जाम देने के लिए, बंद होने के कगार पर है। 60% वैकेंसी कम हो गई है। बैंकों का एनपीए बढ़ गया तो उनको मर्जर कर दिया। अर्थशास्त्री कह रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप इनको डिबेट करवाइए, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, आप बताइए ना भाई, मैंने आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछे हैं, पिन पॉइंटेड सवालों का पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था अगर इतनी अच्छी चल रही है, पिछले 25 दिन में 15 बार आपने डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, और उससे पहले 65 दिन तक नहीं बढ़े, क्योंकि चुनाव में प्रतीक भाई, प्रतीक भाई 65 दिन तक जब चुनाव था, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। आलोक जी पॉइंट पॉइंटेड सवाल पूछे। आलोक जी ने पूरे क्रेडिट देना चाहिए, आलोक जी को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। आलोक जी ने कुछ पिन पॉइंटेड सवाल पूछे। संजू वर्मा जी उम्मीद करते हैं उन्हीं पिन पॉइंटेड सवालों को 1 2 3 4 करके जवाब देंगी। संजू वर्मा। ठीक है प्रतीक जी, धन्यवाद। पहली बात तो ये कि ये आपका शो है, आलोक शर्मा का शो नहीं है। और ये जो बोलते हैं कि मैं चिल्ला कर बोलती हूँ, मैं सिर्फ चिल्लाती हूँ, आपकी प्रवक्ता की तरह गाली गलौज नहीं करती। इसलिए बीजेपी को भाषण देना बंद करो आलोक शर्मा। दूसरी बात प्रतीक जी, यहाँ पर बैठकर इतनी सारी टिप्पणी की जा रही है मोदी सरकार के ऊपर, तो मैं ये बता दूं कि ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं कि अरे बांग्लादेश से भी कम है हमारी जीडीपी, प्रतीक जी इनको आता जाता तो कुछ नहीं है। बांग्लादेश की पूरी जीडीपी का साइज पता कितना है? $300 बिलियन। सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट साल के $350 बिलियन के होते हैं, तो बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करना बेबुनियाद है। दूसरी बात, ये एक बहुत अहम चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ। एक आपके पैनलिस्ट ने बोला कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तब उसका इंपैक्ट नहीं हुआ था, तो अब इतना इंपैक्ट क्यों हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं बताना चाहती हूँ प्रतीक जी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे ज्यादा तहस नहस भारत की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के तहत क्यों हुई थी? उस वक्त हमने इतने बॉन्ड्स के जरिए बोरोइंग की कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पता है कितना हो गया था? हमारा फिस्कल डेफिसिट था 6% से ज्यादा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था 6% से ज्यादा, हमारा रिटेल इन्फ्लेशन था 12% से ज्यादा। और आलोक शर्मा, एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 2013 में था 1270 रुपए, आज है 810 रुपए। मतलब 7 सालों में एलपीजी सिलेंडर का दाम मोदी सस्ता हो गया। बिल्कुल प्रतीक भाई, आप अपने शो पे क्या चलवा रहे हैं कि बहुत सस्ता हो गया है? पहले महंगाई थी, सिलेंडर सस्ता हो गया है। गजब है भाई, कहाँ से यहाँ आकर महंगाई के बारे में भाषण मत दीजिए। नहीं, मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, गैस के सिलेंडर कई बार फ्री भी मिल जाते हैं। आगे बताइए और क्या क्या हो रहा है, बताइए आप जरा। महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा। नहीं, बताइए बहुत अच्छा बता रहे हैं आप जैसे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे दर्शक हंस रहे होंगे आप पर। पेट्रोल पर पंजाब में है, राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है?
पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। मुझे बताइए कि राजस्थान में जो पेट्रोल पर आप स्टेट का टैक्स लगाते हैं वो 42% क्यों है सेस के साथ? महाराष्ट्र में सेस मैं के उत्तर दूं साथ प्रतीक भाई? पेट्रोल जी। पर आप 49% नहीं, टैक्स लेते मैं हैं। आलोक जी आप वेट करेंगे, आलोक जी वेट करेंगे, आलोक जी वेट करेंगे, ओके। आलोक जी लूट रही है जनता को। आलोक जी वेट करेंगे। राइट राइट संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा, राइट संजू वर्मा, 36% ठीक है। अमरिंदर सिंह सरकार लूट रही गजब है है। पंजाब के वासियों को। और यहाँ पर सब आकर हवाई इनके चप्पल कांग्रेस वाले के हवाई जहाज में प्रवक्ता चले गए हैं। महंगाई पर और भाषण अरुण दे रहे जेटली हैं। जी की मुझे आपको बता दूं, स्टेटमेंट याद आ रही है कांग्रेस के प्रतीक भाई। जमाने में आज महंगाई का दर था जी 12%। जो संजू हवाई वर्मा जहाज जी, में चल रहे थे जी वो हवाई संजू वर्मा चप्पल जी, में आगे उल्टा कर दिया इन्होंने रिटेल देश। इन्फ्लेशन जी, जी, संजू वर्मा जी। 4.2%। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल जी, संजू वर्मा 2021 जी। में था 2% सिर्फ। और वेजिटेबल इन्फ्लेशन शशांक, पिछले महीने जी, सिर्फ शशांक हाथ उठा रहे हैं। शशांक नंदन सरदाना जी, शशांक सरदाना जी मैं आ रहा हूँ। मनोज जी दा आता हूँ, यू हैव टू वेट। मनोज जी दा मैंने ले लिया। संजू वर्मा जी, शशांक महंगाई दुहाई मत दीजिए। कांग्रेस के जमाने में 12% था अरे रिटेल बस इन्फ्लेशन का दर। गजब हो गया भाई। अब तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है सब कुछ। 6% था। बिल्कुल प्रतीक फ्री जी, हो रहा है। मुझे आपको पता है अनइंटरप्टेड डेफिसिट 30 सेकंड 11% चाहिए। से ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल। मुझे आलोक जी, अनइंटरप्टेड 30 से 45 संजू सेकंड जी, दीजिए। संजू जी नाउ यू अनइंटरप्टेड प्लीज लिसन। जी अनइंटरप्टेड 30 से 45 सेकंड दीजिए। मैं स्पष्ट करूंगा। एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी पिछले साल कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत से आगे होने वाली है। उसको शिगुफा बना दिया गया और उसमें यह बात छुपा लिया गया, उसमें एक बात छुपा लिया गया कि भारत, वही आईएमएफ की रिपोर्ट बोल रही थी कि एक साल बाद भारत की पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश को बाईपास कर देगी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो छुपाई गई, जीडीपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर पे हम आज भी बांग्लादेश से बहुत आगे हैं और आगे भी बहुत आगे रहेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जाके मैं विपक्ष को बोलूंगा गूगल करें, इस टर्म का मतलब समझे। हम अभी बहुत आगे हैं बांग्लादेश से और आज भी आगे हैं। डिस्पाइट ऑफ पर कैपिटा जीडीपी ट्रिपल पी में हम आगे हैं। दूसरी बात, एनपीए की बात करी उन्होंने। आप जाके ये सर्च करें कि जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया उसके बाद से कितनी एनपीए की रिकवरी हुई है, ये डाटा भी आप दें। और एनपीए के बाद में मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर कोई एसेट एनपीए हो जाता है तो उसको टर्न अराउंड करना इतना आसान नहीं है कि पलक झपकाया और वो रिकवर हो गया। इसलिए ये तो मत ही बोले, आप बैकवर्ड वर्किंग कीजिए, जाके देखिए कि जो लोन एनपीए हुए हैं वो किस सरकार के दौर में सैंक्शन हुए थे, किस सरकार के दौर में विड्रॉ हुए थे। तीसरी बात, पेट्रोल को बोला इन्होंने, मैं सहमत हूं। आप जीएसटी काउंसिल में मुद्दा रेज कीजिए, अगर आपके अंदर वो है तो आप जीएसटी काउंसिल में मुद्दा रेज कीजिए, पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाइए और उस पर एक थ्रेशोल्ड लगाइए। चलिए 40% रखिए टैक्स, 20% जीएसटी, 20% जीएसटी। आप क्यों नहीं करते हैं ये? आप केवल बात करते हैं, आपके नियत में खोट है। आप पंजाब में रूल करते हैं, राजस्थान में रूल करते हैं, अगर आपको बेनिफिट देना है वो वैट कम करवाइए वहां पे, स्टेट वैट कम करवाइए वहां पे, वो तो आप करते नहीं है। चौथा मुद्दा आया एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट के बारे में बता दूं, एक्सचेंज रेट केवल एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सटर्नल मार्केट में आपकी ग्रोथ रेट्स क्या है, डोमेस्टिक ग्रोथ रेट क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तमाम फैक्टर्स मिलाने के बाद आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। और मैं आपको बता दूं, डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आईएनआर, मैं डिवेल्युएशन वर्ड नहीं बोलूंगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ आईएनआर, still we are the brightest spot in the global economy in terms of growth. आप जाके आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कोई भी रिपोर्ट देखिए, पूरी दुनिया हमारे यहाँ पैसा लगा रही है क्योंकि सबको पता है हमारे यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। प्रतीक भाई मैं छोटा सा उत्तर राइट I've taken your point. आलोक जी have to wait. आलोक जी आपका फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से अब जोड़ेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये था कि अगर 12% के आसपास बेरोजगारी दर हो मई में, तो आने वाली स्थिति में अगर लॉकडाउन से ऐसे समय समय पे लगे या पार्शियली लॉकडाउन लगे, मान लेते हैं, तो स्थितियां और विकट होंगी और हमको किस तरह से प्रिपेयर होना होगा। इकोनॉमिक्स का जहां तक सवाल है और ये जो इकोनॉमी है इसको किस तरह से पटरी पे लाया जाए और क्या सॉकर्स होंगे, किस तरह से सीखना होगा, जो सबसे बड़ी चिंता है वो लोगों के दिमाग में। संजू जी सवाल सुन लीजिए, संजू जी सवाल सुन लीजिए, फिर मैं जरूर आपके पास आ जाऊंगा सोल्यूशन के साथ, आप आ जाइएगा।
सवाल सबसे बड़ा यह है कि बेरोजगारी से कैसे निपटा जाएगा। जिनकी नौकरियां गई हैं उनको पटरी पे कैसे लाया जाएगा, इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये बहुत सीरियस, आलोक जी के इस सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रतीक जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बेरोजगार जो हुए हैं उनका, और जो लगातार इस बात के लिए सवाल उठा रहे हैं कि उनकी नौकरियों का क्या होगा, रीइंस्टेट होंगी या नहीं होंगी, उसी स्थिति पे आएंगे या नहीं आएंगे, या ये जो लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन हैं, ये स्थितियां ऐसे ही खराब करते रहेंगे। सदाना जी आपके पास भी यही सवाल है जिसको कि लेके आना चाहता हूं। संजू वर्मा जी कई बार हाथ उठा चुकी हैं, मैं माफी चाहता हूं, आपका विषय था, मैं आप ही के पास आना, लेकिन संजू वर्मा कुछ कहना चाहता। दादा ऑफकोर्स मैं आप ही के पास आऊंगा। मनोज जी दा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। संजू यू हैव टू वेट, संजू यू हैव टू वेट मनोज जी दा पहले एंड देन संजू। या मनोज जी दा, थैंक यू प्रतीक, मैं आधा घंटा से बैठा हूँ। हंसिए मत मैडम जी, ये बहुत सीरियस मामला है। देखिए जो अर्थशास्त्री बैठे पूछ रहे थे कि सरसों का दाम क्या है, होलसेल मार्केट में एवरेज प्राइस काल की डेट में 60 के आसपास थे होलसेल मार्केट में। देखिए 70 रुपया किसानों को नहीं मिल रहा है, ये आपको भी पता है, ठीक है। ये महंगाई का ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया, किसानों को कितना मिल रहा है पेट्रोल, ये आप इस तरह का जस्टिफिकेशन होता है क्या? हम सबको पता है कि पिछले 1 साल 1.5 सालों में महंगाई एकदम बिल्कुल कहां पर पहुंच गई है, और इसके साथ बेरोजगारी का पूरा ताल्लुकात है। ये सबको मालूम है। इसके साथ मार्केट का ताल्लुकात है, बेरोजगारी की भी ताल्लुकात है। और ये लॉकडाउन के बारे में देखिए, लॉकडाउन किस तरह से पिछले साल हुए और इस साल किस तरह से हुए। इस साल स्टेट को ऑटोनॉमी दिया गया था। अब देखिए कोरोना सबसे ज्यादा वेव, दुनिया से सबसे ज्यादा 4 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, अभी कैसे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आ गई। ये स्टेट की श्रेय है, सेंटर की नहीं है। इसी तरह से लॉकडाउन करना चाहिए था पिछले साल भी, लॉकडाउन के वजह से नौकरी गया। आप किसी से बात नहीं की और 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन डाल दिए थे और लोगों का नौकरी चल गया। अब देखिए इतना बड़ा वेव, जो आप भी बिल्कुल एकदम पूरा, आपकी इतना बड़ा सरकार पूरा घबरा गए थे, स्टेट ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके इनको घटाया है। चुप रहिए, अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए। आधा घंटे से बैठा हूँ, आपको सुन रहा हूँ सर, विद कार्टेसी। नहीं, आप इस तरह से डिबेट को हाईजैक मत कर सकते हैं। नहीं, यू कांट हाईजैक द डिबेट लाइक दिस। आपको पकड़ा मैंने, इसीलिए। अरे आप होते हो कौन? इस चैनल का आप मालिक नहीं हो, आप एंकर भी नहीं हो। आपको बहुत शोभूलियत से मैं सुन रहा था, लेकिन आप हर जगह में कहीं पर भी जाते हो, लोगों को बोलने नहीं देते हो। ये आपका हैबिट है, आप किसी को बोलने नहीं देते हो। अरे ममता बनर्जी के आप कर सकोगे, आप खुद नहीं कर सकोगे, आपको शर्म आनी चाहिए। संजू किसी को नहीं बोलने देते हैं, किसी को बोलने। आधा घंटे से बैठे आपने डिस्टर्ब किया, फिर से आगे आपको एक बार भी डिस्टर्ब किया, आधा घंटा बैठे आपको एक बार भी डिस्टर्ब किया। शर्म आनी चाहिए आपको। संजू वर्मा शर्म आनी चाहिए आपको। संजू वर्मा आपको डिस्टर्ब नहीं किया, संजू वर्मा चुपचाप बैठा था, एक बार आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। सुनिए, सुनने की हैसियत रखिए। अरे फिर से देखिए प्रतीक, इस तरह से बात नहीं हो सकती। देखिए किसी को बोलने नहीं देते। संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा प्लीज, you have to listen. You have to listen. Look at Sanju Verma, now you have to learn. You have to learn from the panelists. You have to learn from the panelists. Congress panelists is sitting. आलोक जी भी तो बैठे हैं, आलोक जी भी तो बैठे हैं, विजय सरदाना जी भी तो बैठे हैं। No, संजू जी, you have to listen. आप अगर बैठेंगी तो बैठिए। No, this is not the way. This is not the way. संजू वर्मा, please you have to listen. No, मनोजीत मंडल, संजू वर्मा की ऑडियो डाउन करिए। संजू वर्मा की ऑडियो डाउन करिए। संजू वर्मा की ऑडियो डाउन करिए। मनोजीत दा बोलिए। देखिए, बोलिए। सुनने की हैसियत रखना चाहिए। मैं फिर भी दोहराऊं, ये सब भी बड़े इकोनॉमिस्ट है, पता है। मनोजीत दा, come to the topic. टॉपिक पे आ रहा हूं। इस देश में अभी तक मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट है जो देश की अर्थनीति को बदल दिया था। हम सबको मालूम है, तब हम भी कांग्रेस में थे 1993 में। एक बार भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, मोदी साहब।
आपका क्या है? एक बार फोन करके उनसे बात नहीं कर सकते हो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? आप दूसरों को सलाह देते हो, मैंने आपका पॉइंट लिया, मैंने आपका पॉइंट लिया कि आपको कंसल्टेशन करना चाहिए। ये पूरा आपने जब कोरोना की फर्स्ट लेवल तभी ये बात कही गई थी, बात करना चाहिए और ये बात ठीक है, ठीक है, मैंने लिया आपकी बात। संजू वर्मा, ठीक है, विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी, बहुत सारे। संजू वर्मा, यू वांट टू रिप्लाई? संजू वर्मा, you want to reply? Sanju Verma, you want to reply? Yes, yes. Yeah, of course, of course. For that you have to sit. आपको बैठना पड़ेगा। प्रतीक जी, बोलिए। जी, थैंक यू। प्रतीक जी, अभी बार-बार smiling now. Good that she's smiling now. Thank you. No. अभी इनको आप क्यों मौका दे रहे हैं? आपने बोला था मनोज जी, now you please get point. Manoj Ji, you have to listen. Manoj Ji, you have to listen now. संजू वर्मा बोलिए, संजू वर्मा बोलिए। थैंक यू प्रतीक जी। प्रतीक जी, मैं जल्दी बोलूंगी, अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात तो ये, बार-बार बेरोजगारी पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो मैं ईएसआईसी और ईपीएफओ का डेटा लेकर आई हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमने 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी दिलवाई एज पर ईएसआईसी डेटा, और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 1.5 करोड़ लोगों को नई एनरोलमेंट हुई ईएसआईसी और ईपीएफओ में। पर एक चीज प्रतीक जी जो कोई नहीं बोल रहा, वो ये कि 15 लाख करोड़ से ज्यादा हमने खर्च किया है 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए, और उनको खुद इंडिपेंडेंट छोटे मोटे, यदि वो कुछ सेल्फ सफिशिएंट एक यूनिट खोलना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और मुद्रा योजना के तहत उस 15 लाख करोड़ में से 7.5 लाख करोड़ तो सिर्फ महिलाओं को दिया गया है उनके सशक्तिकरण के लिए। दूसरी और बहुत अहम बात प्रतीक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते पिछले साल हमने हर महीने 9 महीने के लिए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया कोरोना के दौरान। 81 करोड़ का मतलब होता है अमेरिका की जनसंख्या का मोर देन 2.5 टाइम्स। तीसरी बात, जनधन योजना के तहत 43 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 22 करोड़ बैंक खाते तो सिर्फ महिलाओं को दिए गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब और वंचित लोगों के लिए घर बनाए गए। आपको ये जानकर खुशी होगी प्रतीक जी कि महामारी के बावजूद पिछले साल 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने। कांग्रेस के जमाने में कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 4 या 5,000 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवे नहीं बने। मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के जमाने में सैनिटेशन रेट भारत का कितना था? 39%। अरे हमारी बच्चियों के पास शौचालय नहीं था, वो स्कूल कॉलेज जाने से घबराती थी। आज सैनिटेशन रेट है 100%। 11.5 करोड़ शौचालय खोले हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आलोक जी सदाना जी, मुझे एक रिप्लाई लेना पड़ेगा। आलोक जी 35,000 करोड़ दिया है पीएम किसान। आलोक जी, राइट, सकारात्मक नोट के साथ प्रतीक भाई, आलोक जी, नाउ यू हैव टू टेक अ। प्रतीक भाई, मुझे लगता है कि ईपीएफ का जिक्र किया गया। प्रतीक भाई, पिछले 6 वर्षों में ईपीएफ के अकाउंट से सबसे ज्यादा पैसा निकला है, ये फैक्ट है, ये ईपीएफ का फंड का रिकॉर्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस सरकार ने रेल का भाड़ा 37% बढ़ाया हो, 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 का हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगा दिया हो, वो कम से कम राज्यों का जीएसटी दे दे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की। पिछले साल का जीएसटी नहीं दिया है। और सकारात्मक नोट के साथ एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकार के अभी 10 महीने हैं इस साल के फाइनेंशियल ईयर के, कम से कम एक बार बैठ के कंसल्ट करें, इकोनॉमिस्ट से बात करें। जिस तरह के इकोनॉमिस्ट आपके पैनल पे हैं, ऐसों से बात ना करें जो सरकार की वाहवाही केवल करें, जो सरकार को आईना दिखा सकें। मतलब मैं कहूँगा हंसने वालों को, मैंने कहा दरबारियों से ना पूछें, लाला रामदेव से ना पूछें। आलोक जी, राइट। आलोक जी, मैं सदाना साहब मैं माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि डिबेट में मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। लेकिन बेहद गंभीर सवालों के साथ आज भैया जी कहने में मैं जुड़ा था, इस पर फिर जुड़ूंगा, फिर उठाऊंगा बात, क्योंकि बेरोजगारी का एक अहम सवाल जिसको लगातार आप लोग पूछते रहते हो। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।